Hello students, welcome in this YouTube channel English Club. In the main facts and points with analysis on Wordsworth, a high priest of nature for UGC, NET, PGT, TGT and other important exams. ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होने वाली है, इसलिए इसकी 3 या 4 पार्ट में बनानी पड़ रही है। ये वर्ड्सवर्थ के ऊपर कंप्लीट वीडियो सीरीज है। इससे अलग आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। जितना मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ वह प्लीज़ नोट करते रहना। यदि आप किसी UGC, नेट, PGT, TGT, UPPSC, UPHESC, MPPSC, LT ग्रेड वर्ग 1 व वर्ग 2 और अन्य कई दूसरे इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यह पूरी वीडियो सीरियसली देखें। चलो चलते हैं। यह वीडियो पार्ट 1 में बनाई गई है, कृपया इसे पढ़िए। एट द फर्स्ट टाइम अबाउट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न April 7, 1770, Cockermouth, Cumberland, England, died April 23, 1850, Rydal Mount, Westmoreland, was an English poet. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 यानी कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु उनकी 23 अप्रैल 1850 में राइडल माउंट, वेस्टमोरलैंड में हुआ था। ये एक इंग्लिश पोएट हैं। हु वाज एन इंग्लिश पोएट, वह एक इंग्लिश पोएट थे। हु विद सैमुअल टायलर कॉलेज हेल्प्ड टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेट्स। एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि जो थे जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलेरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स 1798 नामक संयुक्त प्रकाशन के साथ अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग की शुरुआत करने में मदद की थी। विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लविंग, पेनिट्रेटिव एंड थॉटफुल पोएट्स ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ दुनिया के सबसे प्रेमपूर्ण, मर्मज्ञ और विचारशील कवियों में से एक हैं। वर्ड्सवर्थ इज अ हाई प्रीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट वर्शिपर ऑफ नेचर बोला जाता है। हिज एंटायर पोएटिक वर्क एक्सप्रेसेस हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। उनका पूरा काव्य प्रकृति के प्रति उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। हिज नेचर पोएट्री इज सिमिलर एंड यूनिक इन इट्स स्पिरिचुअल अपील। उनकी प्रकृति कविता अपनी आध्यात्मिक अपील में विलक्षण और अद्वितीय है। इट कास्ट्स एन एलिवेटिंग इन्फ्लुएंस अपॉन द रीडर्स माइंड। यह पाठक के मन पर एक उत्थानकारी प्रभाव डालता है। ही मेट एस.टी. कॉलेरिज फर्स्ट टाइम इन 1795। 1795 को सबसे पहले एस.टी. कॉलेरिज से मिले थे। ही मेट जॉन कीट्स इन 1817। सबसे पहले 1817 में जॉन कीट्स से इनकी मुलाकात हुई। ही मेट सर वॉल्टर स्कॉट इन स्कॉटलैंड इन 1805 यानी 1805 में ये स्कॉटलैंड में सर वॉल्टर स्कॉट से इनकी मुलाकात होती है। He was the second of 5 children of a modestly prosperous state manager. वे एक मामूली स्टेट मैनेजर के 5 बच्चों में से दूसरे नंबर के थे। He lost his mother when he was 7. जब वह 7 वर्ष के थे तो उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। His father when he was 13. जब वह 13 साल के थे तब उनके पिताजी का निधन हो जाता है। Upon which the orphan boys were sent off by guardian uncle to a grammar school at Hawkshead, a village in the heart of the Lake District. जब वे 7 वर्ष के थे तब उनकी माँ का निधन हो जाता। 13 वर्ष के थे तो पिता का निधन हो जाता। उनके पिता के निधन के बाद अनाथ बच्चों को अभिभावक चाचाओं ने लेक डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में स्थित एक गांव हॉक्सहेड के एक व्याकरण स्कूल में भेज दिया था। At Hawkshead, Wordsworth received an excellent education in classics, literature and mathematics, but the chief advantage to him there was the chance to indulge in the boyhood pleasure of living and playing in the outdoors. हॉक्सहेड में वर्ड्सवर्थ ने क्लासिक्स, साहित्य और गणित में एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनके लिए मुख्य लाभ यह था कि उन्हें बचपन के सुखों का आनंद लेने और बाहर खेलने का मौका मिला था। Wordsworth would later testify in the line, "For nature I grew up fostered alike by beauty and by fear." वर्ड्सवर्थ ने बाद में नेचर के लिए लिखी पंक्ति में इसकी पुष्टि की। लिखा है, मैं सुंदरता और भय दोनों से ही बड़ा हुआ हूँ। आई ग्रू अप फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड बाय फियर। इंपॉर्टेंट कोटेशन ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया नेचर के प्रति है। Its generally benign aspect gave the growing boy the confidence he articulated
In one of his first important poem, lines composed a few miles above Tinton Abbey. Namely, the nature never did betray the heart that loved her. इसके सामान्य रूप से सौम्य पहलू ने बढ़ते हुए लड़कों को वह आत्मविश्वास दिया जिसे उसने अपनी पहली महत्वपूर्ण कविताओं में से एक में व्यक्त किया, जिस कविता का नाम है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी। ये नेम लिखा, अर्थात प्रकृति ने कभी भी उस दिल को धोखा नहीं दिया जिसे उसने प्यार किया था। ही वेंट टू टिंटन एबी इन 3 times, 3 बार ये टिंटन एबी गए। फर्स्ट टाइम 1793, सेकेंड टाइम 1798 एंड थर्ड टाइम 1841। ही वॉज ऑफ मूडी एंड वायलेंट टेम्पर। इन 1778 के दौरान वह मूडी और वायलेंट टेम्पर वाले थे। इन 1787 ही ज्वाइंट एसटी कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। 1787 में उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ज्वाइन किया था। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टेलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज्ड पोएम। विलियम टेलर इनके टीचर, वो भी बहुत इनसे इंस्पायर हुए और उन्होंने कंपोज यानी पोएम को लिखने के लिए बोला। वर्ड्सवर्थ वाज नेवर सीरियस अबाउट हिज फॉर्मल स्टडीज़। अपने फॉर्मल स्टडीज़ में कभी भी वो सीरियस नहीं थे। हिज लव अफेयर विद मैरी एस्थवेट वाज वेरी शॉर्ट वन। मैरी एस्थवेट से जो लव अफेयर इनका चला बहुत ही कम समय के लिए था। ही रोट मोर दैन 500 सोनेट्स, लगभग इन्होंने 523 सोनेट्स लिखे। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द सीडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोइट्स। न्यू क्लासिकल पोइट्स के रूप में ये न्यू क्लासिकल मतलब नवशास्त्रीय कवियों की छद्म कृति कृत्रिम शब्दावली के खिलाफ विद्रोह भी इन्होंने किया था। मीन्स सीडो आर्टिफिशियल डिक्शन के विरोध किया था इन्होंने। जो न्यू क्लासिकल पोइट्स के थी उनके विरोध में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिखा। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इतनी लैंग्वेज जानते थे। मिचेल ब्यूपे वाज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इनके सबसे पहले टीचर मिशेल होगा, मिशेल ब्यूपे नाम के पॉलिटिकल टीचर थे। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस, ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज अति प्रवाह है और वह शांति में याद की गई भावनाओं से उत्पन्न होती है। He also defined poetry as the breath and the finer spirit of all knowledge. It is the impassioned eye expression which is in the countenance of all science. उन्होंने कविता को सभी ज्ञान की सांस और बेहतर भावना के रूप में भी परिभाषित किया। यह सभी विज्ञान के चेहरे पर मौजूद भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। Wordsworth planned to make the prelude and the excursion parts of his long poem Recluse that will treat of nature, man and society. वर्ड्सवर्थ ने अपनी लंबी कविता रिक्लूज के प्रील्यूड और एक्सकर्सन को बनाने की योजना बनाई जो प्रकृति, मनुष्य और समाज का वर्णन करेगी। द होम एट ग्रेसमियर was to be the first book of Recluse, but it was not published till 1888. होम एट ग्रेसमियर के को रिक्लूज की पहली कविता की किताब माना जाता है, लेकिन यह 1888 तक प्रकाशित नहीं हुई थी। The Excursion was to be the second book of the Recluse. Recluse had the 2 parts. First was the Prelude and second was Excursion. The Excursion को रिक्लूज की दूसरी किताब माना जाता है। रिक्लूज के 2 भाग थे, पहला भाग प्रील्यूड था और दूसरा भाग द एक्सकर्सन था। द थर्ड बुक वाज नेवर कंप्लीटेड, तीसरी किताब कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। द एक्सकर्सन विच वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इन 1802 वाज पब्लिश्ड इन 1814 विद इट्स 9 बुक्स। इट वाज टू बी अ पार्ट ऑफ द रिक्लूज। द एक्सकर्सन जिसे वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखना शुरू किया था, 1814 में प्रकाशित हुआ। इसकी 9 पुस्तकों के साथ यह द रिक्लूज का हिस्सा था। In 1815, he became a distributor of postage stamps for Westmoreland, which allowed him a steady income. ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1815 में वे वेस्टमोरलैंड के लिए डाक टिकटों के वितरक बन गए थे, जिससे उन्हें एक स्थिर आय प्राप्त होने लगी थी, क्योंकि उस समय
पोइट्री कितनी ज़्यादा ऊपर उठ सकती थी, कविताएं उठ सकती थी, लोगों के पब्लिकेशन कितने ज़्यादा बिक सकते थे, उसी से उनकी इनकम हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी इनकम अपनी बढ़ाने के लिए प्रयास किया और उन्होंने डाक टिकटों का वितरक बन गए थे और वितरण करना शुरू कर दिया था। In 1843, Wordsworth became the poet laureate after the death of Southey 1813, though he did not wish it. 1843 में साउथी 1813 की मृत्यु के बाद वर्ड्सवर्थ कवि पुरस्कार विजेता बन गए। साउदे नाम के जो पोएट थे उनकी मृत्यु के बाद बन गए थे, हालांकि वे ऐसा नहीं चाहते थे। इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिंसन से इनके विवाह हुआ। The Prelude was published after his death. He commenced it in 1799 and finished it in 1805. It presents the impressions on Wordsworth's mind from the earliest recollection till his mature manhood. उनकी मृत्यु के बाद प्रिल्यूड प्रकाशित हुआ। उन्होंने उसे 1799 में लिखना शुरू किया था और 1805 में समाप्त कर दिया था। यह वर्ड्सवर्थ के दिमाग पर उनके शुरुआती स्मरण को लेकर उनके परिपक्व वयस्क होने तक के प्रभावों को प्रस्तुत करता है। वर्ड्सवर्थ मेड 2 trips टू फ्रांस इन 1790 एंड 1791। 2 बार इन्होंने विजिट किया फ्रांस का, 1790 और 1791। ही ऑल्सो ज्वाइंड द गिरोंडिस्ट विच वर द मॉडरेट रिपब्लिकन्स। उन्होंने गिरोंडिस्ट में भी शामिल किया अपने आप को और उदारवादी रिपब्लिकन बन गए थे। द एक्सिक्यूशन ऑफ लुइस 16th एंड द राइज ऑफ नेपोलियन थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज रिवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म। लुई 16वें की फांसी और नेपोलियन के उदय ने उनके क्रांतिकारी उत्साह पर भी पानी फेर दिया था। ही बिलोंग्ड टू द ग्रुप ऑफ टोरी। वह टोरी दल के संबंधित हो गए थे, संबंधित थे। और इन ऑरलीन ही फेल इन लव विद मैरी एनी बैलन एनेटी। इट इज सैड दैट ही हैड डॉटर एनी कैरोलाइन फ्रॉम हर। ऑरलीन में, ऑरलीन है या ऑरलियन पढ़ते हैं ना, उन्होंने मेरी एनी बिलोट, बैलन बोलेंगे, एनेटी से प्यार हो गया था और उससे वह एक बेटी की चाहत थी। तो इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है कि एक बेटी एनी कैरोलिन नाम की उनसे पैदा हुई थी। ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही कंपोज्ड अ ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793। फ्रांस में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने वर्णनात्मक रेखा चित्र का एक बड़ा हिस्सा रचा, जो 1793 की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन एंड वर्ड्सवर्थ लिव्ड अ फ्यू ईयर्स इन गॉडविन्स हाउस। वह गॉडविन के राजनीतिक न्याय से बहुत प्रभावित थे और वर्ड्सवर्थ कुछ साल गॉडविन के घर में रहे थे। The collection Lyrical Ballads was published in 1798 with 23 poems, 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge. Lyrical Ballad का संग्रह 1798 में 23 कविताओं में, कितनी कविताएं? 23 कविताओं में 23 पोएम्स में प्रकाशित हुआ, जिसमें वर्ड्सवर्थ की 19 और कॉलरिज के द्वारा 4 पोएम लिखी गई। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1800 द फेमस प्रीफेस वाज एडेड। 1800 के दूसरे संस्करण में प्रसिद्ध प्रस्तावना जोड़ी गई, प्रीफेस। इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802 एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वाज एडेड। वन मोर एडिशन केम इन 1805। 1802 के तीसरे संस्करण में काव्यात्मक शब्दावली पर एक परिशिष्ट जोड़ा गया। 1805 में एक और संस्करण आया। द ईयर 1798 is the publication of the Lyrical Ballads. The year marks the beginning of the Romantic movement and the death of classical Owen. वर्ष 1798 में लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन हुआ। यह वर्ष रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत और शास्त्रीय आंदोलन की मृत्यु का प्रतीक होता है। मीन्स क्लासिकल जो एज था उसकी भी मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। उसी समय ये क्लासिकल एज समाप्त हो जाता है। ही बिलीव्ड दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज द जेन्युइन लैंग्वेज ऑफ मैन। उनका मानना था कि पोइट्री की जो भाषा है
वही मनुष्य की वास्तविक भाषा होती है। एस टी कॉलेज कमेंट्स दैट एवरीबडीज लैंग्वेज डिफर एज द डिग्री ऑफ हिज इंसाइट। एस टी कॉलेज का मानना है कि वह हर किसी की भाषा उसकी अंतर्दृष्टि के स्तर के अनुसार अलग अलग होती है। द प्रिल्यूड इज ऑटोबायोग्राफिकल एपिक poem in blank verse by Wordsworth, but it was published posthumously in 1850. प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ द्वारा रिक्त पद में आत्मकथात्मक महाकाव्य कविता है, लेकिन इसे 1850 में उनके मरने के बाद पब्लिश की गई थी। लिरिकल बैलड्स इज द फर्स्ट पब्लिकेशन इन 1798 with S.T. College 4 poems as their experiments। रिपीट हो गया है ये ऑप्शन, मीन्स लिरिकल बैलेट 1798 में एस टी कॉलेज की 4 कविताओं के साथ में उनके प्रयोगों के रूप में पहले प्रकाशन में आया था, और वर्ड्सवर्थ ने अपनी 13 पोएम्स, इसमें 19 पोएम्स का सहयोग दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूडिंग प्रीफेस इन लिरिकल बैलेट्स इज द सेकेंड पब्लिकेशन इन 1800 विद पोएटिक थ्योरीज इन द प्रीफेस। द प्रीफेस was added by Wordsworth in this version, something that is now referred to as the Manifesto of Romanticism। लिरिकल बैलेड्स में प्रस्तावना को शामिल करना 1800 में दूसरा प्रकाशन माना जाता है, जिसमें प्रस्तावना में काव्य सिद्धांत शामिल है। यह संस्करण में प्रस्तावना को वर्ड्सवर्थ द्वारा जोड़ा गया था, जिसे अब रोमांटिकवाद का या रोमांचकवाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। द पोएम द कन्विक्ट वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी थी was in the 1798 edition, but Wordsworth omitted it from the 1800 edition, replacing it with Coleridge's Love। कविता द कन्विक्ट वर्ड्सवर्थ ने 1798 के संस्करण में थी, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसे 1800 के संस्करण से हटा दिया था और इसे एस टी कॉलेज के लव के रूप में बदल दिया था, लव पोएम, कॉलेज लव पोएम। The third edition of Preface to the Lyrical Ballads is in 1802. Wordsworth added an appendix titled Poetic Diction, in which he expanded the ideas set forth in the preface। बताया जाता है लिरिकल बैलेट्स की प्रस्तावना का तीसरा संस्करण 1802 में है। वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन शीर्षक से एक परिशिष्ट जोड़ा, जिसमें उन्होंने प्रस्तावना में बताए गए विचारों का विस्तार किया था। थर्ड एडिशन इंक्लूडेड some of his most famous works including Tintin Abbey and VR7। तीसरे संस्करण में उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाएं शामिल थीं, जिनमें टिंटिन एबी और VR7 शामिल हैं। The fourth edition of Preface to the Lyrical Ballads is in 1805। Preface to Lyrical Ballads का चौथा संस्करण 1805 में पब्लिश होता है। Lyrical Ballads consist of 23 poems, out of which 4 were composed by Coleridge and 19 by Wordsworth। ये रिपीट हो गया ऑप्शन। The first poem is the collection is Coleridge, The Rime of Ancient Mariner, and the last is Wordsworth, Tintin Abbey। संग्रह की पहली कविता कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है और अंतिम वर्ड्सवर्थ की टिंटिन एबी पब्लिश की गई थी। 4 पोएम्स कंट्रीब्यूटेड बाय वर्ड्सवर्थ कॉलेज के द्वारा 4 पोएम का कंट्रीब्यूशन हुआ था। उसमें 4 पोएम कौन कौन सी हैं? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द फर्स्ट मदर्स टेल, द नाइटिंगेल, द कन्वर्सेशन, अ पोएम एंड द डंजियन। 4 हो गई हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द फर्स्ट मदर्स टेल, द नाइटिंगेल और कन्वर्सेशन पोएम, और 4th नंबर पे है द डंजियन। नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ रोट एन ऑलमोस्ट 387 यानी 387 पोएम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। 387 पोएम्स लिखी और सोनेट्स 500 के ऊपर लिखे। ही प्रोक्लेम्स पीस एंड ऑर्डर टू बी एट द हार्ट ऑफ थिंग्स। वह शांति और व्यवस्था को हर चीज के केंद्र में मानते हैं। देयर इज वेरी लिटिल ऑफ विजनरी इन वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल मेडिटेशन। वर्ड्सवर्थ के आध्यात्मिक ध्यान में दूरदर्शिता बहुत ही कम है। Preface is a masterpiece of the romantic movement in English literature. In it, poetry should come from genuine feelings and subjective experience rather than traditionally literature। प्रस्तावना अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक आंदोलन की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसमें कविता पारंपरिक साहित्य के बजाय वास्तविक भावनाओं और व्यक्तिपरक अनुभव से आनी चाहिए।
Nature is a source of inspiration, is spiritual renewal and a profound beauty. प्रकृति आध्यात्मिक नवीनीकरण और गहन सौंदर्य की प्रेरणा का स्रोत है. In previous, Wordsworth believed that ordinary life is the best subject for poetry. पहले वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता के लिए सामान्य जीवन सबसे अच्छा विषय है. एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एक्शन एंड प्लॉट. भावना की अभिव्यक्ति क्रिया और कथानक से अधिक महत्वपूर्ण है. देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ द पोएम. कविता के 3 संस्करण हैं. द 1799 prelude called the two-part prelude consisted the first 2 parts of the latter poem. 1799 की प्रस्तावना, जिसे 2 भाग की प्रस्तावना कहा जाता है, उसके बाद की कविता के पहले 2 भाग शामिल थे. द 1805 prelude consisted of 13 books. 1805 की प्रस्तावना में 13 किताबें शामिल थीं. The 1850 prelude published shortly after Wordsworth's death consisted of 14 books. वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के तुरंत बाद प्रकाशित 1850 की प्रस्तावना में 14 किताबें शामिल थीं. ये 14 किताबों का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, इनको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो. ये 1850 में जो पब्लिकेशन हुआ था प्रिल्यूड का, इसमें 14 किताबें जो शामिल थीं, उसमें बुक फर्स्ट इंट्रोडक्शन, बुक सेकंड चाइल्डहुड टू स्कूल, बुक थर्ड रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, बुक फोर्थ समर वैकेशन, बुक 5 बुक्स एजुकेशन, बुक 6 कैम्ब्रिज एंड एल्प्स, बुक 7 रेजिडेंस इन लंदन, बुक 8 रिट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर, बुक 9 रेजिडेंस इन फ्रांस, बुक 10, 11 एंड 12. ये तीनों किताबें एक ही जैसी हैं, लिखी गई हैं. इमेजिनेशन एंड टेस्ट, बुक 13 कंक्लूजन, बुक 14 इनकम्प्लीट. ये जो 14वीं किताब है वो इसकी इनकम्प्लीट रहती है. नेक्स्ट पॉइंट, ही नेवर गेव इट ए टाइटल बट कॉल्ड इट अ पोएम टू कॉलरेज. उन्होंने इसे कभी कोई शीर्षक नहीं दिया, बल्कि इसे कॉलरेज के लिए कविता इस नाम से बोल दिया गया, पोएम्स टू कॉलरेज. The title, The Prelude as a Magnum Opus, was given by Wordsworth's wife, Mary Hutchinson, after his death. वर्ड्सवर्थ की पत्नी जो मैरी हचिंसन ने उनकी मृत्यु के बाद द प्रिल्यूड को मैग्नम ओपस के रूप में प्रकाशित किया. मैग्नम ओपस मीन्स होता है महान कृति. द फाइनल पब्लिकेशन कंसिस्टेड ऑफ 14 बुक्स. हिज राइटिंग्स, मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स, ये भी आप नोट कर लेना. लिरिकल बैलेड विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798 में जो प्रकाशन होता है लिरिकल बैलेड के नाम से, उसमें ये बुक्स थी, पोएम्स थी. साइमन ली, वी आर 7 लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल्स टनल, द थॉर्न, लाइन कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अभी, टर्न्ड लिखा हुआ है, द टेबल टर्न्ड. नेक्स्ट, लिरिकल बैलेड्स विद अदर पोएम्स 1800 इंक्लूडिंग 4 लूसी पोएम्स. 1800 का जो पब्लिकेशन होता है, ये पहला 1798 का पब्लिकेशन, इसमें ये शामिल थी पोएम्स, और जो दूसरा पब्लिकेशन है उसमें ये शामिल है. प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, स्टैंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन. इसमें प्रीफेस भी जोड़ दिया गया था लिरिकल बैलेड्स में, और 4 पोएम्स लूसी नाम से दी गई थी. इसी पब्लिकेशन में सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years she grew, or slumber did my spirit seal, I travelled among unknown men, Lucy Gray, the 2 April morning, nothing, the ruined cottage, Michel, the kitten at play, poem in 2 volumes, 1807, resolution and independence, I wandered lonely as a cloud, also known as daffodil, my heart leaps up, odd intimation of immortality. Ode to Duty, The Solitary Reaper, Elegiac Stanza, composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802, London 1802, The World is Too Much with Us, ये सोनेट भी है. French Revolution, Guide to the Lakes, To the Cuckoo, The Excursion, Laudumia, The White Doe of Rylstone, Peter Bell,
ecclesiastical sonnets, the prelude 1850। यह कंप्लीट वीडियो सीरीज का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आपको भी यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।